तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया पिछले स्लाइड में भी कि मेंस का जो पेपर है 30 क्वेश्चन ईच होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सेक्शन में। हम यहाँ पे फिजिक्स सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें भी आपके पास अलग अलग कोड होते हैं EFGH, तो हम इसमें मिक्सिंग होते वो एक ही है, सिर्फ जम्बल्ड होते हैं। तो ये वही चीज़ें हम यहाँ पर ले चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिया है, टोटल हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कैपेसिटर का है, ये आपको दिख रहा है फिगर से ही आपको देख सकते हो कैपेसिटर है। अच्छा, स्टेप्स, सिंस ये पहला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो स्टेप आपको बहुत क्लियर रखना है। आपका फर्स्ट स्टेप होगा क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, ठीक है। सेकंड, अलॉट करो किस चैप्टर का है, क्योंकि अगर आप चैप्टर लिख देते हो साइड में या माइंड में तो तुरंत माइंड में रिवाइज हो जाता है, सारे फॉर्मूले सारे स्टेप रिवाइज हो जाते हैं। और एक बार पॉज करो अपने आप को, अपने माइंड को, सीधा कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन के, ये IIT का एग्ज़ाम के पेपर हैं तो ये बस कंफ्यूज करते हैं, होते प्लेन है बट कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे। पहले तो क्वेश्चन रीडिंग, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज सेट अप इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो नोट करने वाली बात है वो है कैपेसिटर किस चैप्टर का है। तो कैपेसिटर हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट है। कैपेसिटर में यहाँ पर आप देखो कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, देखिए। तो 4 माइक्रो, ये सीरीज, ये दोनों पैरेलल, ये पैरेलल, ये वोल्टेज। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट तुरंत आ जाने चाहिए। सीरीज में 1/C इजक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, पैरेलल में सीधा जुड़ जाता है, रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा, ठीक है। कई बार यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे क्योंकि रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है। और सीरीज में चार्ज और चार्ज सेम होता है, एक्चुअली करंट सेम होता है, तो I इजक्वल टू Q/T, चार्ज सेम होगा। नेक्स्ट पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम ताकि हमें क्लियर हो, KQ/R², ठीक है। गिवन डाटा अब हमारे पास देगा ये ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। अच्छा, Q की वजह से, कैपिटल Q की वजह से हमें फील्ड निकालना है, यानी Q को भी अलॉट करेंगे। Q को दिया है हैविंग अ चार्ज इक्वल टू सम ऑफ चार्जेज ऑन 4 और 9, यानी हमें मतलब किससे है, 4 से, और मतलब किससे है, 9 से, ठीक है। यानी ये जो Q1 है ये बराबर है Q4 के प्लस Q9 के, ओके, एट अ पॉइंट 30 मीटर। अच्छा, यानी R की वैल्यू भी देखिए दे रखी है 30 मीटर। यानी अगर आप ध्यान दो, E निकालने के तो 9 × 10⁹, ये तो पता ही होगा आपको, यूनिट नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। R की वैल्यू 30 मीटर, Q हमारे पास Q4 प्लस Q9 को निकालना है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें जो बच्चे अभी जो 12th कर लिए हैं, जिनका अभी एग्ज़ाम है, वो पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं बेसिकली कॉम्बिनेशंस को। लेकिन जो बच्चे अभी 11 से पास हो गए 12th में आ रहे हैं उनके लिए वीडियो, ये क्वेश्चन नया होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो बेसिक कैलकुलेशन है। बट आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये वाले पोर्शन से जो हम सोल्यूशन देखेंगे वहाँ पे आप स्टेप ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो 4 और 9 की बात है, लेकिन 9 यहाँ अकेले नहीं है। बट एक चीज़ क्लियर है कि पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में Q विल बी सेम, बट जो वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। तो 8 है, आप देखो 8 वोल्ट है। अगर आप इसे सॉल्व करो, ये हो गया 9 + 3 12। तो मैं एक सर्किट यहाँ पे बना दिया, ये 12 माइक्रोफेराडे हो गया, ये 4 माइक्रोफेराडे हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हो 8 की अगर हम बात करें, यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 4 का जो वोल्टेज होगा, पहले तो 12 का कर लो, 12 का जो होगा वो होगा हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है। और 8 है, 2 आपने यहाँ पर अलॉट कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। इससे चाहो तो कैलकुलेट करो, चाहो तो इसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए आप कैलकुलेशन यहाँ पे रखो। तो इस तरीके से हमें ये पता है कि यहाँ पर 6 वोल्ट और यहाँ पर 2 वोल्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट जो सबसे पहले है कि चार्ज ऑन 9 माइक्रोफेराडे। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q का फॉर्मूला होता है CV। अब हमारे पास Q4 हो जाएगा
C4 इंटू में व्हाट इज V4। देखो ये आप प्लीज़ यहाँ कंफ्यूज मत होना कि V1 V2 ऐसा कुछ नहीं, ये जस्ट मैं एक तरीका पूरा ना, जैसे अभी मुझे लिखना पड़ता है यहाँ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रो, तो इसके लिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करें। डोंट गेट कंफ्यूज कि C1 C2 किसे लिए, ये वैल्यू वाला पॉइंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो C4 कितना हमारा 4 माइक्रो फैराडे, वोल्टेज कितना हमारा 6 वोल्ट, दिस गिव्स यू 24, ठीक है, और माइक्रो कूलम। Q4 हो गया टारगेट, दिस इज कंप्लीटेड। अगला हमारा Q9 की अगर हम बात करें तो Q9 में आप देखो 3 से भी बना है और 9 से भी बना है। अगर हम इसका चार्ज की बात करें तो 9 माइक्रो इंटू 2 दैट इज 6 माइक्रो कूलम, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हमारे पास। बट अगर इसकी बात करें दैट इज Q9 की, तो ये हो जाएगा C9 दैट इज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ये दिया, ये वैल्यू दे रखा है, और V9 तो यहाँ पर वैल्यू कितना है 9 माइक्रो फराडे, और वोल्टेज हमारे पास है 2, दिस गिव्स यू 18 माइक्रो कूलम्स, ठीक है। नाउ टोटल Q क्या हो जाएगा, Q4 प्लस Q9 पहले ही हमने दे रखा है, दिस विल बी 24 प्लस 18, और यूनिट हमारे पास माइक्रो कूलम कितना हो गया, ये हो गया 42 माइक्रो कूलम, 8 4 2 2 42 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यू पता है। नाउ आई होप कि इजी हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। थोड़ा लेंदी होगा ये सेशन भी लेंदी होगा, मेंस का थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन देखना पड़ता है। वैसे भी लेक्चर में हमें बहुत स्लो जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट की तरह नहीं, हम एज अ स्टूडेंट कैसे सोचते हैं उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास के 9 इंटू 10⁻9 है। क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गया 42 माइक्रो कूलम है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 10 इंटू -6 करके 10⁻⁻6, और आर स्क्वायर मीन्स 30 इंटू 30। यहाँ पर वीडियो ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो हम इसे कहीं साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। मैं सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, आपको नहीं करना, वहाँ कैलकुलेटर विल बी नॉट अलाउड। ये जस्ट एक टाइम बचने के लिए कि आपका ज़्यादा टाइम ना यहाँ पे खर्च हो। तो दिस विल बी कैलकुलेटेड एंड सॉल्व एज 420 न्यूटन पर कूलम। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आप देखो 480 240 360 यानी 420, दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इजी था थोड़ा सा, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि क्या क्या रोल है किस कैपेसिटर का, कैसे कंबाइन करते हैं, और फॉर्मूलेज जो होते हैं बेसिक वो याद रखने हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एन आर्क लैंप रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट टू फंक्शन इफ इट कनेक्टेड टू 220। ठीक है, सबसे पहले फिर वही टारगेट 1 चैप्टर आपको दिख रहा होगा, EMI AC 12th क्लास, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने RMS यानी कि AC से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक और बात इन्होंने कही है डायरेक्ट करंट, यानी कि थोड़ा सा हमें ओम्स लॉ वाला भी तरीका देखना होगा। मे बी DC में जनरली हमारे पास ओम्स लॉ है, यहाँ पर Z इम्पीडेंस की बात आ जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, आप देखो 220 स्टैंडर्ड है, आपके घरों में भी यही आता है, याद रखना। 50 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, 220 वोल्ट RMS वैल्यूज़ होती है, ठीक है। RMS वैल्यू होता है जिससे हमारे पास एक्चुअल में वर्क डन आता है, क्योंकि आपको पता है AC की अगर हम बात करें एक पीक वैल्यू होती है, दिस इज़ द पीक वैल्यू, ठीक है, और ये लगातार चेंज होता है अपने फर्स्ट और सेकेंड हाफ साइकिल में। तो देयर इज़ अ RMS वैल्यू जिससे इफेक्टिव हीट प्रोड्यूस होती है, और द सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर इट वर्क इज क्लोज टू, ओके, इंडक्टर की वैल्यू आपको दिख रहा भी होगा, हेनरी इज दी यूनिट ऑफ इंडक्टर। तो यहाँ पर हमें इंडक्टर की बात करनी है, इंडक्टर की वैल्यू हमें बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहली लाइन अगर हम देखें, चेक करें, पहली लाइन हमारे पास है फॉर DC की अगर हम बात करें तो DC के लिए सबसे पहले तो अगर हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए इजी कर देता है टास्क को।
जैसे मिस प्रिंटिंग या जो कैलकुलेशनली मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, वो अवॉइड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ। तो देखिए डीसी में भी बोला ओम्स लॉ को वी और आई आर से मतलब होता है आर अगर सीरीज पैरेलल, बट यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ एक ही रेजिस्टेंस हमने आर लिया। और करंट की वैल्यू भी यहाँ पर एक ही है, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा रहता तो किरचॉफ से आना पड़ता, बट यहाँ से सिंस एक ही दिया हुआ है क्लियरली आर, तो करंट हमारे पास 10। तो यहाँ से ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, आई डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। आई कितना आ गया 80/10 दैट इज 8 ओम। ठीक है, हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो गया पहली लाइन का। ये तो ये डीसी का पोर्शन था। यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना होगा एसी का जो पोर्शन आया। एसी में अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर आप देखो एक आर दिया इंडक्टर, यही हमें फाइंड करना है एसी इंडक्टर की वैल्यू। और ये मेरा एसी सोर्स है, कितना ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्स। एल क्वेश्चन मार्क, एल इस क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। और आर अभी हमने निकाल लिया पहले ही, तो ये ईजी हो गया 8 ओम। अब यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप डायरेक्ट, आपने इम्पीडेंस ट्रायंगल फार्मूला पढ़ा होगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये फाई है, दिस इज आर, दिस इज एक्सएल माइनस एक्सी एंड दिस इज जेड। सिमिलरली यहाँ पर वोल्टेज के लिए भी आप बना सकते हो, फेजर डायग्राम से सॉल्व होता है ये वी आर हो जाएगा, ये वी एल माइनस वी सी हो जाएगा और ये वी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, इन्होंने दे रखा है करंट की वैल्यू। तो ये जैसे यहाँ पर हमने आई निकाला है ना v बाई जेड, वैसे ही यहाँ पर जो आई का फॉर्मूला होता है साइड में लिख दे रहे हैं, आई विल बी इक्वल टू वी बाई जेड ईयर। ठीक है, और जेड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर चूंकि कहीं भी कैपेसिटर नहीं है तो दिस विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल स्क्वायर होता है आपको मालूम होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एल का होल स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो जो अभी 11th से 12th में आए बच्चे उनको थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आएगा, और जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम देना और जो ड्रॉप आउट बैच है वो बहुत ईजिली इसे देख लेंगे। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल आपको याद रखने होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो बस चलो स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करें। करंट हमारे पास दे ही रखा है, करंट हो गया मेरा 10, वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है 220, जेड हमने ऑलरेडी वहाँ से निकाल रखा है आर स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर। ठीक है, अब एल की वैल्यू अननोन है तो मैं इस पूरे टर्म को अभी अननोन लेके चल रहे हैं। तो अगर हम स्क्वायर करें तो हमारा ये रूट निकल जाएगा, और हमें एल निकालना तो इस साइड लाइन, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू में ये हमारे पास अगर निकलता है तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 220 इंटू 220, क्योंकि आपको एल एच एस आर एच एस दोनों साइड में आपको स्क्वायर करना है। यहाँ से आप देखो सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 64 प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, दिस विल बी 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, आप मैं वैसे तो कैलकुलेटर से यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ पॉज करके, लेकिन आप इसे विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो। मेरा सिंस यहाँ पे वीडियो लेक्चर का ये है तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं, तो इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व करके कैलकुलेटर के हेल्प से मैं यहाँ पर, क्योंकि ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई एफ, ओमेगा ये 2 पाई एफ और एफ आपको ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 50 हर्ट्ज। तो स्टैंडर्ड वैल्यू सारी चीज़ें आपको मालूम है, यहाँ से एल जो सॉल्व होगा वो हो जाएगा 0.065 हेनरी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट 0.05 हेनरी। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ग्राफ का, आइडेंटिफाई द सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। फिर वही काम, सबसे पहले चैप्टर का नेम, तो चैप्टर का नेम आपको क्लियर होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और यहाँ पर ओके ये थियरी क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं ग्राफ में। एनीवेज ग्राफ में याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक में अगर ग्राफ पे क्वेश्चन आता है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर पे आ जाता है, डायोड पे आ जाता है जो पीएन जंक्शन आप कहते हो,
और एप्लीकेशंस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपीटेड क्वेश्चन है जो शायद इस साल भी पूछा जाएगा, देखते हैं अगर आगे हम अभी रीड नहीं किए, वो है डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना। क्योंकि डायनेमिक रेजिस्टेंस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही शो करते हैं, जैसे पीएन जंक्शन डायोड। ओम्स लॉ को जो सेटिस्फाई करते हैं उनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, आपको पता होगा। तो पढ़ते हैं इसको। आइडेंटिफाई हुज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन बिलो इन ऑर्डर। ठीक है, ये मेरे पास ए, आप देखो ये फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, सो ग्राफ ये देखिए, ये पॉजिटिव करंट होता है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल दैट इज फॉरवर्ड पोटेंशियल। ये जो इस कोऑर्डिनेट में होता है फॉरवर्ड बायसिंग के ग्राफ होते हैं, इस कोऑर्डिनेट में जो होते हैं वो रिवर्स बायसिंग के ग्राफ होते हैं। ये मिक्स है हमारे पास, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों हमारे पास। ये डार्क, ओके डार्क आप समझ रहे हो, इल्यूमिनेटेड, यानी ये कहीं ना कहीं डायोड की बातें हमारे पास हो रही हैं। अच्छा, ये भी डायोड ही है, ये भी डायोड ही है, दिख रहा है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे, यानी कि कोई भी फोटो डायोड हो गया या ऐसा जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करे उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, कहना क्या चाह रहा है, आइडेंटिफाई सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये नीचे ऑर्डर दिया है, ओके। यहाँ पर अगर हम देखें ऑर्डर्स दिए हुए हैं तो ऑर्डर चेक करते हैं। पहला ग्राफ जेनर डायोड, यस जेनर डायोड का आपको पता है, जेनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, याद रखना, इट एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। और सेकंड चीज़ होता है ये हाईली डोप्ड होता है, इट इज़ हाईली डोप्ड। ठीक है, क्यों हाईली डोप्ड होता है? क्योंकि रिवर्स बायस मोड में इसे हम जनरली सर्किट के अंदर, जैसे ये हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस है। चलो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी एक बेसिक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आर जेड, यहाँ पर आप आउटपुट, यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस, ये हमारा रिवर्स बायसिंग इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जेनर डायोड, यस करेक्ट, ये जेनर डायोड का ही ग्राफ है। सोलर सेल रिवर्स बायस में, यस दिस इज सोलर सेल ग्राफ। ठीक है, मुझे लगता है पहले ही ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट अगर हम देखें सिंपल डायोड, सिंपल डायोड इसमें थोड़ा सा हमें देखना होगा। ठीक है, तो अगर हम सारे कैरेक्टरिस्टिक, चलो अगले क्वेश्चन पे हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आइडेंटिफाई द सेमी कंडक्टर डिवाइसेज हुज कैरेक्टरिस्टिक आज गिवन बिलो। ठीक है, देखिए ग्राफ है, तो फिर से यहाँ पे हम नोट कर लेंगे चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ईडी। ठीक है, कम्युनिकेशन के ऊपर, दैट इज़ यूनिट 9 क्लास 12 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमारे पास जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं डायोड। ये 3 पार्ट में डिवाइड है चैप्टर, डायोड में, ट्रांजिस्टर में और गेट में। ठीक है, गेट स्कोरिंग है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और यहाँ कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। 8 मार्क्स का चैप्टर है। अब कॉम्बिनेशन में आता है इसके कम्युनिकेशन के साथ ड्यू टू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। एनीवेज यहाँ पर देखते हैं आइडेंटिफाई सेमीकंडक्टर। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो हमें आइडेंटिफाई करना है सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल नहीं है ये, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है इनका। एनीवेज सिंस हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर याद रखना, इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है। हमारे पास एक टॉपिक है एम्पलीफायर, वहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गेन के ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल बनते हैं। सिमिलरली डायोड में भी हमारे पास गेन के ऊपर बनते हैं। डोपिंग यहाँ पर है इस चैप्टर में, डोपिंग में हमारे पास इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ होल्स इनटू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्ट का, इसके बेस्ड भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, हो सकता है आगे आए हों, अभी हमने पेपर देखा नहीं है, 1 बाय 1 देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, ये थियरी क्वेश्चन है, तो थियरी को हम देखते हैं, आई मीन ग्राफिकल क्वेश्चन चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी ग्राफ है, आप देखो तीनों, तो यहाँ पे याद रखना ये फॉरवर्ड बायसिंग ग्राफ होता है। ये वाला जो हिस्सा है नेगेटिव वी और माइनस आई वाला, ये हमारा रिवर्स बायसिंग वाला हिस्सा होता है, ये फॉरवर्ड बायसिंग हिस्सा होता है। कुछ ग्राफ हमारे नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, कुछ हमारे यहाँ देखते हैं। अच्छा, पहले एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की डिवाइसेस। अच्छा ठीक है, ऑर्डर, ओके, नीचे ऑर्डर दिए हुए हैं, जेनर डायोड सिंपल। ठीक है, अच्छा एक एक करके हमें ग्राफ को देखना है और बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास रिवर्स में बहुत स्लाइट है और करंट की वैल्यू नहीं है, यानी कि ये माइक्रो में अगर देते तो यहाँ पे वैल्यू
बड़ी रहती है, यानी दोनों का इनका मेजरमेंट सेम है, मिली में ही दोनों वैल्यू लिए, ठीक है। दिस कैन बी अ सिंपल डायोड। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो जेनर नहीं है ये, क्यों नहीं है अभी हम डिस्कस करेंगे। जेनर डायोड क्यों नहीं है। सिंपल डायोड, यस सिंपल डायोड सही है। जेनर अगेन ये नहीं है। सोलर सेल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन। तो आपने देखा बहुत ईजिली हमने इस आंसर को निकाल लिया, इजी था। लेकिन अब सिंस हम ये डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, हम ये एक्सपर्ट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको वन बाय वन कि कैसे ये आ गया। देखिए सिंपल डायोड में हमारे पास दो ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। अगर यहाँ मिली एम्पियर और माइक्रो का ध्यान देना, माइक्रो एम्पियर में तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आपको यहाँ दिखेगी। अगर ये सेम ले लिए, आपको पता है मिली बड़ी यूनिट है, तो यहाँ रिवर्स बायस में करंट सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम अगले जब चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे। यहाँ पर हम बेसिक ग्राफ डिफाइन कर दे रहे हैं। सेकंड, मैंने अभी देखो ध्यान दिया, आपने देखा होगा जेनर डायोड में सीधे मना कर दिया। देखो जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है, दिस इज अ वोल्टेज रेगुलेटर। और जेनर डायोड स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है जो सिर्फ रिवर्स बायस मोड में काम करता है। क्यों रिवर्स बायस में को काम करता है? क्योंकि इसमें डोपिंग ज़्यादा होती है। जो बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो पास आउट बैच है, ड्रॉपर बैच, वो बहुत ईजिली ये समझ सकते हैं। जो अभी 12th में आए तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो वीडियो लेक्चर में आप जब जाओगे चैप्टर के तो और क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी पार्ट है ये, कॉन्सेप्चुअल होते हैं ये। तो रिवर्स बायस में हमारे पास डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए रिवर्स बायस में फंक्शन करता है और इट एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ऐसा एक सर्किट होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक आउटपुट, यहाँ ये रिवर्स बायस से इनपुट देते हैं फॉरवर्ड। ये वोल्टेज रेगुलेटर का एक सर्किट डायग्राम में रफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जेनर डायोड आप देखो रिवर्स बायस में काम करने के लिए होता है, और इस ग्राफ में रिवर्स बायस में बिल्कुल भी करंट नहीं है, तो ये जेनर डायोड है नहीं। तो आपने देखा सिंपली हमने जेनर डायोड को कैंसिल कर दिया। दूसरा हम देखेंगे सोलर सेल भी हमने कैंसिल कर दिया। देखो आप एक ही ऑप्शन से आंसर निकाल दिए। सोलर सेल क्यों कैंसिल कर दिया? सोलर सेल आपको जब हम चैप्टर में पढ़ाएंगे तो आपको ये बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। सोलर सेल जो आपका ये भी स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन के काम आता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि ये रिवर्स बायस मोड में जब भी हम, जैसे कि हमारे पास कोई भी लाइट इस पे इंसिडेंट करती है पीएन जंक्शन पे, तो जब लाइट इंसिडेंस करती है तो एक पेयर फॉर्म होता है। वैसे मैं नहीं चाह रहा हूँ इतना डीप जाना अभी, क्योंकि हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो ठीक है। मैं इसको चैप्टर में इंक्लूड कर दूंगा, मैं यहाँ नोट कर दूंगा। इस पे थोड़ा सा मैं अलग से एक आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा, ठीक है। एनीवेज ये अपना ऑप्शन मिल गया, तो इसको चेक करते हैं। सिंपल डायोड, ठीक है, ये है जेनर डायोड। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑप्शन सही है, एक सही, बट आगे भी मैच करेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक मैच है तो सारी ही मैच है, या तो दो जगह सिंपल डायोड रहता तो हम कंफ्यूज रहते। जेनर डायोड यहाँ देखो ऑब्वियस सी, देखिए अभी मैंने बताया रिवर्स बायस में काम करता है, यस जेनर डायोड ये है। तीसरा देखो डार्क इल्यूमिनेटेड, और अभी क्या बताया हमने कि जो हमारा ये सोलर सेल है इसको हमारे पास दो चीज़ें होती है, डार्क और इल्यूमिनेट। ये भी मैंने बताया, अगले उसमें हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर जाएंगे। तो दिस इज करेक्ट ग्राफ। दूसरा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है? इंटेंसिटी मतलब हमारा के स्क्वायर, दैट इज एम्पलीट्यूड। यानी यहाँ पर कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है और रेजिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर ये करंट के साथ होता तो करंट बढ़ता, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर इसको इन्होंने LDR लिखा है, लाइट, इसको एक एक्चुअली LDR मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे LED लाइट एमिटिंग डायोड भी एक ग्राफ आ सकता था, लेकिन नहीं आया इन्होंने। वो भी ऐसे ही एक आपके पास डायोड, ऐसे पीएन जंक्शन भी बोलते हैं, जेनर डायोड ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं। LDR है, दैट इज लाइट डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस। तो आप देखो ये सारे ग्राफ करेक्ट है, यानी आंसर 2 इज करेक्ट, ठीक है। और ये स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन है, मैं ट्राई करूँगा चैप्टर के अलावा भी इस पर एक प्रेजेंटेशन दूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ABCD आर इनपुट ऑफ गेट, ठीक है। अब भी देखिए पिछले भी क्वेश्चन में हमने बताया था
कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ईडी में 3 पार्ट हैं बेसिकली, डायोड, ट्रांजिस्टर और गेट। और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं गेट के क्वेश्चन देख के, और होना भी चाहिए, स्कोरिंग होता है ग्राफ रिलेटेड। तो ये आजकल सीबीएसई में भी ये 2015 2013 मतलब एक 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का एक गेट का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के बच्चे बूलियन अलजेब्रा का यूज़ कर लेते हैं। सीबीएसई यहाँ पे आपका ट्रुथ टेबल मांगती है, और यहाँ पर आप शॉर्टकट निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने को या बनाने को नहीं दिया जाएगा। तो इजी होते हैं ये क्वेश्चन, स्कोरिंग भी होते हैं। इनफैक्ट 4 मार्क्स तो हमारे पास आ ही जाते हैं। तो अच्छा, ऐसे में एक चीज़ आपको ध्यान देना, ग्राफ जब भी दे, ये देखिए, ये मैं आपको एक छोटा सा डिस्कस कर दूं, कुछ बच्चे अगर यहाँ पर, ताकि उन्हें आइडिया लग जाए, अगर वो नहीं भी जानते तो भी अगर देखते हैं तो डिस्कस हो जाए। देखिए टाइम पीरियड कभी भी जहाँ जहाँ पर ये डिवीज़न है ना, वहाँ पर आप एक टाइम पीरियड दे दो। अलॉट है तो ठीक है, नहीं है तो टाइम पीरियड दे दो। देखो जो हमारा गेट होता है, गेट 2 ही इनपुट पे काम करता है। डिजिटल इनपुट होते हैं 0 1, ठीक है, या ऑफ ऑन, ठीक है, या फॉल्स ट्रू, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ 2। जैसे हमारा स्विच होगा, आपका देखे होगे, सिंगल स्विच ले लो, या तो आप ऑन कर सकते हो या तो आप ऑफ कर सकते हो। दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर आप देखो, आप रीडिंग करो ऐसे। अगर शुरुआत में कई बार जब ग्राफ अगर ऐसे स्टार्ट होता, तो स्टार्टिंग ये होती है, स्टार्टिंग से आप आगे देखो, आगे अगर डाउन है यानी ये हाई है, ठीक है, यानी ये 1 है। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग डाउन है यानी ये 0 है, ये 1 है, ये 0 1 0 1 0। अब इसमें बेसिक टाइप के जो हमारे पास गेट होते हैं वो होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। एंड गेट में आपका जो इनपुट है, मैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना चाह रहा हूँ, चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे इसको, बट यहाँ एक सिंपल वो दे रहा हूँ ताकि कोई बच्चा पहली बार देख रहा अगर इस वीडियो को, जो अभी 12th में एंटर किया, तो उसे एक आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। एंड में अगर आपका इनपुट ए है और इनपुट बी है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और में अगर इनपुट ए है इनपुट बी, 2 इनपुट है, आप देखो ये सारे 2 इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट, यहाँ पर एक इनपुट और एक आउटपुट, तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। याद करना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ओ डॉक्टर का सिंबल, ओ में प्लस का साइन, नॉट में उल्टा, 0 दोगे तो 1 हो जाएगा और 1 दोगे तो 0 हो जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूज किए हैं, बस 4 इनपुट दे दिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, बट है इजी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पर आप एक बार ग्राफ को पॉज करके रीड कर लो। बच्चे इसे बिना वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के भी ये सॉल्व हो सकता है। तो आप देखो, अगर इनपुट हमारे पास ए बी सी, ए की इनपुट ये देखो, हम यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं, एक बेसिक डिवीज़न दे रहे हैं छोटा छोटा। ये एक हमारे पास बेसिक डिवीज़न आ गया, ये एक बेसिक डिवीज़न आ गया, ये एक बेसिक डिवीज़न आ गया। यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, यानी कि आप एक से ही पता कर सकते हो x का। तो आप देखो यहाँ 0 है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर अच्छा नीचे से ए नीचे दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 है, ये भी क्योंकि देख क्यों 0 है, क्योंकि आगे इसके ऊपर है, देखो तो ये 0 हो गया। ये भी 0 हो गया क्योंकि आगे इसके ऊपर है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 0 0 0 का रिजल्ट क्या आ रहा है, 0, ठीक है। अब कोई हम ऐसा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जिसमें 1 भी आ जाए। तो अगर हम ध्यान दो, ये वाला अगर हम कॉम्बिनेशन उठाते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 0, ये क्राइटेरिया हमारे पास हो गया 1। तो यहाँ लिखा है ABCD गेट का इनपुट है और X आउटपुट है। तो एज पर फॉलोइंग टाइम ग्राफ गेट, कौन सा गेट होगा? तो आप ध्यान दो, 1 एक भी वैल्यू अगर 1 आती है, अभी मैंने बताया, और गेट में A+B, एंड में थोड़ा सा ये रहता है कि एक भी, देखिए जब भी ऐसे पार्ट आएंगे तो नैंड और नॉट भी एक ग्राफ होता है, सॉरी नैंड और नॉर, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब देखो O A+B होता है,
यानी कि 0 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। एक बी अगर 0 हुआ 0 आना चाहिए, और यहाँ पर अगर एक भी 1 है, क्योंकि यहाँ 1 प्लस 1 2 नहीं होता है, 1 प्लस 1 1, अभी बोला दो ही वैल्यू है, या तो 0 या तो 1। तो यहाँ आप देखो 1 1 0 0 और रिजल्ट हमारा 1 है। यहाँ ऐसे ही आगे भी 1 है, इसमें भी आप ध्यान दो, इसमें भी ये 1 आ रहा है, 0 के बावजूद 1 आ रहा है। इसका मतलब ये और है, क्योंकि एंड अगर रहता तो इस सारा रिजल्ट, क्योंकि कहीं पे एक भी अगर 0 होता, ठीक है, तो रिजल्ट हमारा 0 आता है। तो ये एंड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सारी वैल्यू आपकी 1 आई है। 1 कब आएगा? जब जुड़ते होंगे। एक भी अगर वैल्यू 1 आ गई, या 2 आ गई, या तीनों आ गई, या चारों आ गई, तो 1 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात गेट विल बी और गेट। ठीक है, इजी था और परेशान होने की जरूरत नहीं, इजी होते हैं ये, स्कोरिंग भी होते हैं। इनफैक्ट ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, An observer look at the distant tree of height 10 meter with telescope। टेलीस्कोप यानी कि स्टेप, इसका क्वेश्चन है ये ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स में भी किसमें? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास आपको मालूम होगा दो हैं, एक तो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एक आपके पास टेलीस्कोप है। तो यहाँ पर हमारे पास है टेलीस्कोप का। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट 10 मीटर है और उसने एक टेलीस्कोप से, अच्छा मैग्नीफाइंग पावर दे रखा है। ठीक है, फिर तो इजी है। कई बार मैग्नीफाइंग पावर निकालना होता है, फोकल लेंथ निकालने होते हैं, थोड़े से टिपिकल कैलकुलेशंस हो जाते हैं, बट यहाँ पर इजी क्वेश्चन लग रहा है हमें। तो मैग्नीफाइंग पावर दे रखा है 20। ऑब्जर्वर लुक, ठीक है, अगर हम देखें, लेट सपोज दिस इज थीटा। ऑब्जर्वर है हमारा 10 मीटर और डिस्टेंस मान लिया x, तो थीटा इज इक्वल टू 10/x। निकालना क्या है? टू दी ऑब्जर्वर द ट्री अपीयर्स। तो फिर हमें इस कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन नॉट रिक्वायर्ड, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये एक थियरी क्वेश्चन आता है। तो जो अभी 11th से 12th में बच्चे हैं वो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज होंगे, बट जो अभी 12th में है वो ईजिली जानते हैं। 20 है ना मैग्निफिकेशन, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ये बॉडी है, बॉडी विल बी 20 टाइम्स नियरर हो जाएगी। तो ऑप्शन देखते हैं, 20 टाइम टॉलर नहीं, 20 टाइम नियरर ही है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपका 20 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्टैरिसीस लूप। टारगेट क्लियर होना चाहिए। हिस्टैरिसीस लूप का मतलब हो गया हमारा ये मैग्नेटिज्म चैप्टर। ठीक है, दिस विल बी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म में दो पार्ट हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और एक नेचुरल मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें अर्थ मैग्नेटिज्म भी आता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर हमारे पास है हिस्टैरिसीस, तो थोड़ा सा हम डिफाइन कर दे रहे हैं यहाँ पे, जरूरी भी है, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट बनाएंगे जैसा भी क्वेश्चन होगा, थियरी या न्यूमेरिकल। हिस्टैरिसीस का मतलब होता है गैप। हिस्टैरिसीस का असली मतलब होता है गैप। मान लिया एक बंदा ए है और वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गया, मान लिया 1 to 2 गया, और 1 to 2 में उसने एक पाथ उसने लगाया, उसके पास एक पाथ कवर किया उसने। जनरल बता रहा हूँ मैं हिस्टैरिसीस, फिर हम मैग्नेटिज्म में आ जाएंगे। और फिर वो 2 से 1 गया, याद रखना ये क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी पाथ क्लोज होना चाहिए। 2 से 1 गया, लेकिन इस बार उसने थोड़ा लंबा पाथ, थोड़ा लंबा सा उन्हें गैप दिया, यानी वो सेम पाथ से वापस नहीं। आप देखो अगर सेम पे आ जाता तो हिस्टैरिसीस नहीं आता, यानी गैप नहीं रहता। यहाँ देखो इसमें भी गैप आ गया, इसमें भी गैप आ गया। ठीक है, तो ये हिस्टैरिसीस का। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है कि मान लिया मेरे पास एक कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा मैग्नेटाइज कर रहे हैं। ठीक, तो जितना उसमें इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम डीमैग्नेटाइज करते उसी रेशियो में वो कम होता, तो वो उसमें आपका अगर सेम पाथ फॉलो करता है हिस्टैरिसीस नहीं होता। लेकिन यहाँ दोनों ग्राफ में आप देखो, दोनों में गैप है, यहाँ भी गैप है और यहाँ भी गैप है, यानी हिस्टैरिसीस कर्व है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, हिस्टैरिसीस लूप फॉर गिवन ए एंड बी। अब पूछा क्या है, दीज मटेरियल आर यूज टू मेक मैग्नेट, पता है ये तो। अच्छा, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर कोर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर, देन इट इज प्रॉपर टू यूज। ठीक है, हमारे पास है, देखो क्या क्या बनाना है। एक मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, दो मटेरियल हैं। एक तो जनरेटर, देखो एक चीज़ बता दूं मैं, हिस्टैरिसीस होना गलत है, ठीक है, फ़ायदेमंद नहीं होता है हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस क्या करता है, एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है सिस्टम के अंदर। तो जितना कम से कम हिस्टैरिसीस होगा उतना ज़्यादा वो प्रीफर होगा। तो आप देखो यहाँ ए में हिस्टैरिसीस ज़्यादा, बी में हिस्टैरिसीस कम है। और हमारे पास क्या क्या है, जनरेटर बनाना है, ट्रांसफार्मर बनाना है, कोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो कौन यूज़ होगा, बी यूज़ होगा, दिख रहा है। अगर हम टेक्निकली जाएँ, वैसे तो यहाँ पे सीधा हम चेक कर सकते हैं, बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रांसफार्मर, यस करेक्ट। ए फॉर नॉट पॉसिबल, नहीं, इतना गैप दे देंगे फिर काम ही नहीं होगा। ए फॉर कहाँ, चांस ही नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ए फॉर नहीं, ए यानी कि बी होना चाहिए। अगर कुछ और दिया होता तो हम आगे देखते, बट यहाँ दिया है बी, तो ऑब्वियस सी बात है। और इन्होंने कहीं पे भी इस वाले में जनरेटर की बात नहीं की है, ये कंफ्यूज करते हैं एक्चुअली क्वेश्चन में। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि इसमें जनरेटर नहीं, इसका मतलब सही ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आउट ऑफ सारे ऑप्शन आप देखो बी सुटेबल है, और बी जो सिंस दो ही चीज़ों के लिए दे रहे हैं तो वही सही होगा। ट्रांसफार्मर बता तो भी हम कुछ देखते उसमें। एनीवेज टेक्निकल अगर इसका आंसर जाए तो देखो कोई भी ऐसा मटेरियल हम इसमें प्रिफर करते हैं जिसका हमारे पास लो रेंटिविटी हो, ठीक है, जो हमारी रेंटिविटी की वैल्यू हो वो क्या हो, लो हो। आप देखो बी में लो है। दूसरी हमारे पास लो कोर्सिविटी भी होनी चाहिए। ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन सिंस यहाँ पे हमें लिखना नहीं होता है तो हम सीधा इसको ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, इजी था। अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। टारगेट वही है, हाफ लाइफ, यानी ये न्यूक्लियाई चैप्टर का, न्यूक्लियाई चैप्टर है, वैसे तो यूनिट का नाम एटम एंड न्यूक्लियाई है, ठीक है। और ये सेकेंड पार्ट में CBSE 12th NCERT में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी। तो देखो न्यूक्लियाई में बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट होता है। अगला इसमें बाइंडिंग एनर्जी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखते हैं अगर आगे पूछा हो तो। और इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसे हम न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न की बात करते हैं। अब यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगला हमारा मीन लाइफ पे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। फिर आपका लैम्डा, दैट इज़ कांस्टेंट, रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट से कोई रिलेशन निकालना हो, जैसे कि टी हाफ की वैल्यू आ जाती है 0.693, तो बाई लैम्डा, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमने क्विक रिवाइज कर लिया चैप्टर में क्या पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी, हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ टू, यानी टी हाफ फॉर ए दिया हुआ है 20 मिनट, गिवन डाटा हो गया ये। और टी हाफ फॉर बी दिया हुआ है 40 मिनट, ये भी गिवन डाटा हो गया। आगे चलते हैं। इनिशियली सैंपल हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। देखो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव डिके लॉ में आप देखोगे n=n0 t⁻⁻ लैम्डा टी। ये जो n0 होता है इनिशियल नंबर ऑफ सैंपल होता है, और n होता है नंबर ऑफ सैंपल प्रेजेंट एट टाइम t। और हाफ लाइफ पे जो नंबर ऑफ सैंपल प्रेजेंट होता है वो n0 इनिशियल का आधा हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक है जो आपको साइड में, देखो ये रफली कर रहा हूँ इसको मैं, ये सब साइड में आपको लिख लेना है। एक्चुअली लिखना नहीं है, सब माइंड में आ जाना चाहिए। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि जो अभी बच्चे 11th से आ रहे हैं, ट्रांजिस्ट कर रहे हैं, वो ईजिली इसको कहीं साइड में नोट करें। और जब हम आप आगे वीडियो में आप देखोगे, जब हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास पूछा क्या है, ये पूछा आफ्टर 80 मिनट, ठीक है, 80 मिनट के बाद रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ए एंड बी न्यूक्लियाई। तो ये तो हमारे पास गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है जब टी 80 मिनट हो आफ्टर, तो रेशियो निकालना है डीके का, ए बाई बी का नंबर का रेशियो निकालना है।
तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए होगा इस क्वेश्चन में। तो अगर आप ध्यान दो, गिवन डाटा ही मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ से स्पेस के लिए ये यहाँ पर 80 मिनट आप देख रहे हो। 80 मिनट का मतलब क्या हो गया, 20 मिनट एक बंदे का हाफ है, ए का। 80 यानी कि आप देखो 20 का अगर हम 4 बनाए, 20 + 20 + 20 80 आएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है 80 मिनट का मतलब 4 हाफ लाइफ पीरियड, 4 हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए हो गया। और दूसरा 40 मिनट है बी का, इसका मतलब 40 × 2 यानी 2 हाफ लाइफ पीरियड ऑफ बी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट। ये भी गिवन डाटा ही हो गया हमारा एक तरीके से। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अब मान लिया, अभी हमने डिस्कस किया था, माने यहाँ पे इनिशियल नंबर हो, जो इनिशियल नंबर ऑफ सैंपल हो वो हो जाए हमारा n, ठीक। तो n क्या हो जाएगा, 80 मिनट के बाद हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n / 2⁴। और ये आपका नंबर ऑफ ए जो डिकेड हो गया है, ठीक है, वो आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 80 मिनट्स हमारा आफ्टर में n⁴, इसे हम, अगर आप ध्यान दो तो इसे हम बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं 15/16n। ये थोड़ा ऐसे लिखने में इजी पड़ेगा हमें आगे कैलकुलेशन में, ठीक है। तो जो बच्चे इस पे न्यूमेरिकल लगा रखे होंगे उन्हें पता है कि 1/2 को आप चाहो तो 100 के टर्म्स में डिवाइड करके रख सकते हो, या जो भी आपको अगर ये सूटेबल लगे ये लगा लो। इससे थोड़ा सा कैंसिलेशन में इजी आता है क्योंकि रेशियो लेना हमें। दूसरा सिमिलरली NB निकालना हमें। NB क्या हो जाएगा, NB हो जाएगा n हाफ लाइफ का स्क्वायर, कितना है 2, ठीक है। तो ये स्क्वायर में चला जाएगा एंड आपका यहाँ से NB जो डीके कर गया वो आ जाएगा। सेम प्रोसेस है 1/4, इसको आप 100 से अगर लेते हैं 3/4n, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास निकालना क्या था, Na/NB निकालना था। देखा, ऐसे तोड़ने से कितना इजी हो जाएगा हमारा। देखिए 15/16 / 3/4, सीधे कैलकुलेशन हो गया 5/4 का। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/4, यानी 5:4। ये देखिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, सो 5/4 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। जब हम चैप्टर देखोगे आप ना, वीडियोस जब आप देखोगे चैप्टर के, तो हम उसमें एक एक करके इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और हम एक और काम करेंगे, जितना पिछले साल 5 साल में पेपर आए जो क्वेश्चन है उन्हें भी दोबारा कैटेगराइज करेंगे एक चैप्टर के एंड में। तो इसीलिए आप वीडियो देखते रहना, डेली अपडेट हो रहा है। और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपको बाद में सर्च नहीं करना पड़े, क्योंकि देखो n नंबर्स ऑफ वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। मैं नहीं कहता मेरा ही है, बट ये है कि अगर आप एक टीचर को फॉलो करते हो तो सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको दोबारा उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको चैनल बाय चैनल, वीडियो बाय वीडियो आपको आते रहेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, मैं ऐसे इसको वो कर लेते हैं, पेज हमें ज़्यादा चाहिए। देखते हैं जैसा भी क्वेश्चन है। तो आई होप कि स्क्रीन में पूरा ये दिख रहा होगा। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप पॉज कर सकते हो, ठीक है, और आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर विथ यूनिफॉर्म xy, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स एंगुलर, ठीक है, क्लास 11th का आ गया ये। तो मैं यहाँ पे स्पेस बचाना चाहता हूँ अगर कोई बड़ा कैलकुलेशन हो तो। वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 11th, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक से आपका, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, कोलिजन हो गया, वर्क एनर्जी थियरी, जो वर्क एनर्जी वाला थियरी है, तो ये सारी चीज़ें एक ही फॉर्मेट में पूछी जाती हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर एक ही साइड से चलते हैं, कई बार वो रोटेशन चैप्टर से इंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है।
तो पढ़ते हैं, थोड़ा लेंथी है, दिखने में लग रहा है, बाकी हम पहले प्री डिटरमाइन नहीं करेंगे, क्या पता इजी हो। तो पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग अलोंग साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है, एक पार्टिकल है यहाँ से चला ए स्क्वायर साइड, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्स वाई प्लेन है सोन इन फिगर दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। अच्छा, इससे आप सीधा भी ओके, यहाँ कैलकुलेशन की उतना रिक्वायरमेंट नहीं, आप चाहो तो आंसर यहाँ से टैली करके कैंसलिंग द ऑड वन करके आप सॉल्व कर सकते हो, बट सिंस हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो हम वन बाय वन इसको देखते हैं। तो ये मेरे पास स्क्वायर है, साइड ए है, ठीक है, वेलोसिटी है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग आते हैं एज अ न्यूमेरिकल, अगर आप आते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटेड कि ये कहाँ मिलेगा। अगर एक बंदा यहाँ पे वेलोसिटी इसका यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, और ये सारे चल रहे हैं, एक मतलब सबका एक डायरेक्शन दिया हुआ है, ये कहाँ मिलेंगे। बट ये वो क्वेश्चन नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे याद आया, बच्चे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन लेके परेशान होते हैं 11th क्लास में, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हम अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास 45 डिग्री, आप देखो एंगल के साथ हमें सॉल्व करना है। वेलोसिटी वेक्टर वी हर जगह सेम है, वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, सारा करने की ज़रूरत नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, इसके अंदर mv/√2 आर के व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम डी टू ए, ठीक है। चलो पहले तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। डी टू ए यानी पहला ऑप्शन हमारा है डी टू ए, क्योंकि देखो कई बार हमें यहाँ पे जब गिवन है कि क्या निकालना है तो हम अपना कैलकुलेशन या अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डी टू ए की अगर हम बात करें क्लियरली, तो हमारे पास डी टू ए का आप चेक कर सकते हो। मेरे पास मास है और √2 है, और हमारे पास कैपिटल आर है एरिया, ठीक है। तो डी टू ए तो यहीं दिख रहा है आपको, डी टू ए तो सीधा प्रोजेक्टेड है, और प्रोजेक्टेड में हमारे पास सीधा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इसका हो जाएगा। एम वी हो गया आपका वो पाथ का, और हमने वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लेना है, और वो कंपोनेंट हमारा 45 डिग्री से निकलेगा, जो कि हो जाएगा 1/√2। और टाइम्स किसके टाइम, तो इनिशियल इनका आर है, क्योंकि ये पहला ही स्टेप है, आप देखो। तो यहाँ पर के वेक्टर, यस के वेक्टर के साथ चलेंगे तो यस करेक्ट, यानी ये ऑप्शन हमारा, अगर हम चेक करें तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट लग रहा है, ठीक है। करेक्ट लग नहीं रहा है, करेक्ट है ये, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ कैलकुलेशन किया तो वही आया, और यहाँ पे भी वही मैच करा। के, बस थोड़ा ध्यान देना, के है तो यस के है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास है L = -mv/√, कहाँ से कहाँ तक देख लेते हैं, A to B। देखिए हमने ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट किया था, आप देखो O से A जाएगा, फिर A से B जाएगा, फिर B से C, C से D, और D से A। सिंस हमारा देखो ये D से A पॉजिटिव है, अलॉन्ग के और ए बी के साथ हम चल रहे हैं, ए बी भी हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास के डायरेक्शन के साथ इन्होंने सॉल्व कर रखा, और -mv/√2 तो नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो जो हम लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर डालेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मैं रेज करूँगा, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर मैं सारा एक्सप्लेन करूँ। तो शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश, वैसे तो 1-2 आवर्स का तो बनेगा ही, क्योंकि नीट का पेपर भी 2 आवर्स लिया था, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। थर्ड अगर हम देखें L = mv, आप ध्यान से देखो, आप पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में L r/√2 -a व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम C to D, C to D माइनस हमारे पास A, यस, क्योंकि यहाँ इनिशियल में आप दोबारा यहाँ जाके उल्टा -a आए, और r/2 तो हमारा इनिशियल D रखें, और mv, यस, दिस इज करेक्ट। सो हमारा C to D जो है यस
हमारा लीनियर मोमेंटम विल बी mv r√2 - a k वेक्टर। ठीक है, ये करेक्ट है C2D वाला। अगला हम देखते हैं L = mv r along द पार्टिकल इज मूविंग along। एक मिनट, थोड़ा सा ये हम देखते हैं। अच्छा, नीचे आपको शायद क्लियर नहीं होगा, नीचे इसमें लिखा हुआ है B2C। तो B2C ऑप्शन में हमारे पास +a नहीं, +a तो यहाँ से जा रहा है, तो ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू अस हमारे पास ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फिर कह रहा हूँ इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होना है। ठीक है, जब हम वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे तो वहाँ मैं ये ध्यान रखूँगा ये वाले क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइम कंज्यूम नहीं करना चाह रहा हूँ बहुत सारा। एनीवेज आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड।